Hello, future scientists. Welcome back to highly awaited part 5 of our core concept decoding series and PYQ decoding series. पिछले पार्ट में आपका फोकस और रिस्पॉन्स देखकर सच में मजा आ गया और अब हम अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो आपके बेस नॉलेज को टेस्ट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने उसी सिग्नेचर फ्लो में इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी से उठाया गया है, स्पेसिफिकली इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन वाले सेक्शंस हैं। अगर आप क्यूबिस इम्यूनोलॉजी जैसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो वहाँ हर इम्यून सेल के स्पेसिफिक टारगेट फंक्शन पर एक प्रॉपर टेबल दिया गया है जहां से ये डायरेक्ट फैक्ट लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस इसमें से कौन सा इम्यून सिस्टम को कंपनसेट बड़े पैरासाइट को मारने में नॉट इफेक्टिव है। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है इम्यून सेल की टारगेट स्पेसिफिसिटी। जब बॉडी में बड़े पैरासाइट का वर्म्स आते हैं तो वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि हमारे मैक्रोफाज उन्हें आसानी से निगल नहीं सकते। ऐसे में हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म टाइप 2 इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव करती है। इस रिस्पॉन्स के में खिलाड़ी होते हैं आईजीई एंटीबॉडीज और वो सेल जिनके अंदर खतरनाक केमिकल्स से भरे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये सेल्स वर्म्स के ऊपर चिपक कर अपने केमिकल्स रिलीज कर देते हैं ताकि वर्म्स बाहर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। हमें उन सेल्स की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है जो ये काम नहीं करते हो। कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस की। ऑप्शन 1 बेसोफाइल्स। ये ब्लड में पाए जाने वाले ग्रैन्युलेटेड है सेल्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके ग्रैन्यूल्स में हिस्टामाइन और हेपामाइन हेपेरिन होते हैं जो वर्म्स के खिलाफ डिफेंस में मदद करते हैं। तो ये इफेक्टिव है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 इओसिनोफाइल्स। ये तो हेल्मिंथ्स के सबसे बड़े दुश्मन है। इनके पास मेजर बेसिक प्रोटीन और इओसिनोफाइल केटायनिक प्रोटीन होता है जो डायरेक्टली वर्म्स को आउटर बॉडी की को तबाह कर देता है। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 4 मास्ट सेल। ये टिश्यूज में बैठे होते हैं और आईजीई एंटीबॉडी के साथ मिलकर पैरासाइट के आते ही मैसिव डीग्रेनुलेशन करते हैं। ये भी पैरासाइट क्लियरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3 एनके सेल। इन्हें हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इनका मेन काम होता है इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शन जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर ट्यूमर्स को पहचानना और उनमें एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ के थ्रू मारना। ये एक्स्ट्रा सेल्युलर बड़े वर्म्स के खिलाफ इफेक्टिवली काम नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन में हमने हमसे नॉट इफेक्टिव पूछा गया है। तो इस लॉजिक से हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3। और अब देखते हैं द एग्जामिनर ट्रैक। इस सवाल में एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपके क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट का टेस्ट लिया है। एग्जामिनर जानता है कि एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट अक्सर सारे इम्यून सेल को एक ही कैटेगरी में मिक्स कर देते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप वही पुराना नोट वर्ड वाला। जल्दबाजी में स्टूडेंट इओसिनोफाइल्स ऑप्शन 2 पकड़ते ही टिक कर देते हैं क्योंकि दिमाग में वर्म्स और इओसिनोफाइल्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन याद आ जाता है और वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या इफेक्टिविटी नहीं है पूछ रहा है। इसीलिए रैंक अचीव की अप्रोच फॉलो करो। इम्यून सेल्स को दिमाग में कंपार्टमेंट में बैठो। ग्रेन्युलेटेड्स को एलर्जी और पैरासाइट में डब्बे में रखो और एन के सेल साइटोटॉक्सिस टी सेल्स को वायरस और कैंसर के डब्बे में। अगर ये कंपार्टमेंट्स क्लियर रहेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको कभी टच नहीं कर पाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्योरली फैक्ट बेस्ड सवाल है। अगर आपको इंडियन फ्यूनल डाइवर्सिटी और एंडेमिक स्पीसीज की नॉलेज है तभी आप इसको कॉन्फिडेंटली टच कर सकते हैं। तो आइए इसको अपने सिग्नेचर फ्लो में डिकोड करते हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। तो ये सवाल सीधा यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के ओवरलैप से लिया गया है, स्पेसिफिकली कन्वर्जेशन बायोलॉजी और इंडियन बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से। जब हम सलीम अली की इंडियन बर्ड्स या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एंडेमिक स्पीसीज लिस्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ ऐसी स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज का डेटा दिया होता है। ये डायरेक्ट उन्हीं लिस्ट पर आधारित है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा ऑप्शन एक ऐसी बर्ड स्पीसीज का सेट रिप्रेजेंट करता है जिसमें सारी बर्ड्स ओनली इन इंडिया पाई जाती है? यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है एंडेमिज्म। जब कोई स्पीसीज दुनिया में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे किसी देश या किसी आइलैंड या पहाड़ पर पाई जाती है, उसी जगह सीमित हो और कहीं और नेचुरली नहीं पाई जाती हो, तो उसे उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें दी गई सारी बर्ड्स इंडियन की स्ट्रिक्ट एंडेमिक स्पीसीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस और हर एक ऑप्शन को स्कैन करके एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 1, इसमें ब्लू थ्रोट, एम्यूर फाल्कन एंड बारहेड गूज है। ये तीनों ही मशहूर माइग्रेटरी बर्ड्स है। फैल्कन्स तो साइबेरिया से आकर साउथ अफ्रीका तक जाता है, और गूज हिमालयन को क्रॉस करके आते हैं। ये सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, इस सेट को ध्यान से देखो। येलो थ्रोट बुलबुल, फॉरेस्ट आउलेट और रूफोज ब्लाबर, ये तीनों ही पक्षी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर पाए जाते हैं। ये परफेक्ट एंडेमिक लिस्ट है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 3, इसमें है पेड कुकू और ब्लैक ड्रोंगो जैसे बर्ड्स है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा अफ्रीका, एशिया और हिस्सों में भी पाए आसानी से मिल जाते हैं। तो ये प्योरली इंडियन एंडेमिक नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन 4, इसमें सरस क्रेन और रेड वेंटेड बुलबुल आते हैं। सरस क्रेन इंडिया के अलावा नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं। रेड वेंटेड बुलबुल भी बहुत वाइड स्प्रेड है, तो ये सेट भी गलत है। इस फैक्चुअल क्लियरेंस के बाद हमारा सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन 2। और अब देखते हैं इस फैक्ट बेस्ड सवाल का द एग्जामिनर ट्रैप। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कॉमन नेम्स और माइग्रेशन का जाल बिछाया है। अक्सर स्टूडेंट क्रेन या फिर गूस का नाम इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज में इतना सुनते हैं कि उन्हें लगता है कि ये हमारे ही पक्षी है। एग्जामिनर जानता है कि इमोशनल कनेक्शन या फिमिलरिटी की वजह से स्टूडेंट इन ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी में एक स्ट्रिक्ट रूल है। एंडेमिज्म फिमेलिटी से नहीं, बल्कि उनकी टोटल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज से डिसाइड होता है। इसीलिए जब भी डाइवर्सिटी पढ़े, सिर्फ नाम ना रिटेन करे, बल्कि एंडेमिक और टू इंडिया और माइग्रेटरी टू इंडिया के बीच की डिक्शनरी जरूर क्लियर रखे। यही आपको ऑल इंडिया रैंक दिलाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोलिकुलर बायोलॉजी बाउंसर पर। एपिजेनेटिक्स और हिस्टोन मॉडिफिकेशन का ये एक ऑल टाइम फेवरेट CSI नेट सवाल है। अगर आपने क्रोमेटिन पैकेजिंग को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन दिमाग को जरूर घुमाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको डिकोड करते हैं। बात करें इसके क्वेश्चन ओरिजिन की, तो क्वेश्चन सीधा यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस से उठाया गया है, स्पेसिफिकली क्रोमेटिन रीमॉडलिंग और एपिजेनेटिक्स वाले टॉपिक से। वॉटसन या वीवर जैसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक में हिस्टोन कोड और हिस्टोन वेरिएंट्स पर एक डेडिकेटेड टेबल होता है। ये सवाल उसी टेबल की डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हिस्टोन मार्क हेट्रोक्रोमेटिन का इंडिकेटर नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाओ। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब है टाइटली पैक्ड, कंडेंस और ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंस, यानी इनएक्टिव डीएनए। जब सेल को किसी डीएनए रीजन का हमेशा के लिए लॉक रखना होता है, तो वो हिस्टोन पर स्पेसिफिक केमिकल टैग जैसे मिथाइलेशन लगाता है या कुछ स्पेसिफिक हिस्टोन वेरिएंट्स का यूज करता है। हमें उस एक ऑप्शन को ढूंढना है जिसका में काम
डीएनए स्प्लाइसिंग से नहीं बल्कि उसकी किसी और सेल्यूलर प्रोसेस से जुड़ा हो। कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो गया हो तो अब ऑप्शन एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ऑप्शन 1, H3K9 ट्राइमिथाइलेशन। ये तो कॉन्स्ट्रक्टिवली हेट्रोक्रोमेटिन का सबसे क्लासिकल हॉलमार्क है। ये मार्क HP1 को अट्रैक्ट करता है जो डीएनए को टाइटली पैक कर देता है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन का इंडिकेटर है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2, मैक्रो H2A। ये नॉर्मल H2A का एक बहुत बड़ा वेरिएंट है। ये टिपिकली इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्रार बॉडी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो ये भी हेट्रोक्रोमेटिन का इंडिकेटर करता है, इसीलिए ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 3, H2AX। ये एक बहुत ही स्पेशल हिस्टोन वेरिएंट है। जब भी सेल में रेडिएशन या किसी वजह से डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो वहाँ इस H2AX का तुरंत फॉस्फोराइलेशन हो जाता है ताकि डीएनए रिपेयर मशीनरी को उस डैमेज साइट पर बुलाया जा सके। इसका प्राइमरी काम डीएनए रिपेयर है, हेट्रोक्रोमेटिन बनाना नहीं है। तो ये इंडिकेटर नहीं है और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 4, H4K20 ट्राइमिथाइलेशन। H3K9 मिथाइलेशन 3 की तरह ही H4K20 मिथाइलेशन 3 भी कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर है। तो ये भी इंडिकेटर है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस क्लियर एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर 3। और आखिरी में देखते हैं द एग्जामिनर्स ट्रैप। इस सवाल में एग्जामिनर ने हिस्टोन मॉडिफिकेशन और हिस्टोन वेरिएंट को एक साथ मिक्स करके ट्रैप बनाया है। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन के कोड रट कर आ जाते हैं और वेरिएंट्स के स्पेसिफिक फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर जानता है कि अगर आप H2AX का डीएनए रिपेल वाला स्पेशल फंक्शन नहीं पढ़ा है तो एग्जाम प्रेशर में आप मैक्रो वर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाओगे और शायद उसे गलत टिक कर दोगे। इसलिए दोस्तों, मोलिकुलर बायोलॉजी में हिस्टोन वेरिएंट और उनके यूनिक रोल्स का एक छोटा सा चार्ट आपकी स्टडी टेबल पर जरूर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शानदार सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का एक बहुत ही क्लासिकल और हाई यील्ड टॉपिक है। अगर आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सेप्शंस और एक्सटेंटेशन को ठीक से पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा है। तो चलिए दिमाग की बत्ती जलाते हैं और इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लिया गया है, स्पेसिफिकली एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल वाले सेक्शन से। जेनेटिक्स की कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, जैसे सिम्पसन या कमिंग्स, उनमें पेनिट्रेंस एंड एक्सपेरिमेंटेंसी पर एक पूरा डिटेल चैप्टर होता है जिसमें पॉलीडेक्टाइली का क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से डायरेक्ट फ्रेम हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलीडेक्टाइली की अलील में 60% पेनिट्रेशन है और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है। तो इस अलील को कैरी करने वाली फैमिली में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ दिमाग में दो टर्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहला, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेंस। इसका मतलब होता है कि अगर किसी के पास वो जीन है तो कितने परसेंटेज चांसेस है कि वो ट्रेड उसकी बॉडी में एक्चुअली दिखेगा। क्वेश्चन कहता है 60% पेनिट्रेस, यानी अगर 100 लोगों के पास एक्स्ट्रा उंगली वाला जीन है तो उसमें से सिर्फ 60 लोगों के हाथ या पैर में एक्स्ट्रा उंगली आएगी, बाकी 40 लोगों में होने के बावजूद वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। वेरिएबिलिटी एक्सप्रेसिविटी, इसका मतलब है कि जिन लोगों में वो ट्रेड दिख रहा है वो 60 लोग, क्या सब में एक जैसा दिखेगा? नहीं, किसी की एक्स्ट्रा उंगली बिल्कुल छोटी सी स्किन की तरह होगी, तो किसी की फुल्ली डेवलप्ड एक्स्ट्रा बोन वाली उंगली होगी। बस इन्हीं दोनों रूल्स को मिलाकर हमें अपना आंसर ढूंढना है। कॉन्सेप्ट लॉक हो गया है तो अब ऑप्शन एनालिसिस पर जाते हैं। ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 60% कैरीज में ट्रेड दिखेगा और जिसमें दिखेगा उसमें सिविरिटी वेरी करेगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई कर रहा है तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
ऑप्शन 2 ये कह रहा है 100% कैरियर्स में ट्रेड दिखेगा। हमने अभी समझा है कि पेनिट्रेंस सिर्फ 60% है, तो 100% लोगों में ट्रेड कैसे दिख सकता है। साथ ही इसने 60% को सिविरिटी का लेवल मान लिया है, जो कि गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 3 ये कह रहा है कि सिर्फ 40% में दिखेगा, और साथ में कह रहा है कि आइडेंटिकल मैनर में एक्सप्रेस होगा। आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल दी गई है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 ये फिर से कह रहा है कि 100% कैरियर में ट्रेड दिखेगा, जो कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के बेसिक रूल्स के खिलाफ है, इसके लिए ये भी गलत है। इस सॉलिड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद हमारा आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 1। और अब आते हैं इस क्वेश्चन के द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस सवाल में एग्जामिनर ने मेनली वोकेबुलरी का ट्रैप पर बिछाया है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट अक्सर पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की डेफिनेशन को अपना मेन मिक्स कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में ऑप्शन 2 और 4 पर इसीलिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीन है तो 100% फिनोटाइप तो आएगा ही, बस कम ज़्यादा होगा। वो भूल जाते हैं कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब ही यही है कि कुछ लोगों में ट्रेड बिल्कुल 0% शो होगा। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मैथ से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने टर्म्स को उनके करेक्ट बायोलॉजिकल मीनिंग के साथ रिलेट नहीं किया, तो ऐसे सवाल आपके फ्री के मार्क्स बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर बायोलॉजी और बायोलॉजी का ये बहुत ही क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सीएसआई नेट हमेशा ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, जो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। तो बिना किसी देरी के इस सवाल को डिकोड करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से आता है, स्पेसिफिकली कैंसर बायोलॉजी और होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन वाले सेक्शन से। अगर आप रोबोट की द बायोलॉजी ऑफ कैंसर या किसी भी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वायरल ऑन्कोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये चारों स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट वहां मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेट्रोवायरस और डीएनए वायरस होस्ट सेल में कैंसर कैसे करता है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। दिमाग में वायरल ऑन्कोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट लाओ। ट्यूमर वर्सेस ट्यूमर वायरसेस मेनली दो तरीके से कैंसर फैलाते हैं। पहला, रैपिड ट्रांसफॉर्मिंग वायरस। ये अपने साथ एक चोरी किया हुआ होस्ट जीन लाते हैं और सेल को तुरंत कैंसर सेल में बदल देते हैं, जैसे रोज सार्कोमा वायरसेस। स्लो अब दूसरी बात है स्लो एक्टिंग वायरसेस। ये कोई ऑन्कोजीन्स नहीं हराते, बल्कि होस्ट सेल के डीएनए में किसी इंपॉर्टेंट जीन यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बिल्कुल बगल में जाकर इंटीग्रेट हो जाते हैं और उन होस्ट जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। एक बात बिल्कुल पक्की है, रेट्रोवायरस को पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाना पड़ता है और फिर होस्ट का जीनोम में इंटीग्रेशन करना पड़ता है अपना काम करने के लिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, तो अब बात करते हैं ऑप्शन एनालिसिस पे। ऑप्शन 1 ये कहता है कि रोज sarcoma वायरस के पास होस्ट से डिराइव एक ओंकोजीन होता है, जिसे वो रैपिडली ट्यूमर बनाता है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। आरएसवी के पास वीएसआरसी नाम का ओंकोजीन होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन 2 ये कह रहा है कि स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरस होस्ट के प्रोटो ओंकोजीन्स के पास इंटीग्रेट होकर उन्हें एक्टिव कर देता है। हमें अभी कोर कॉन्सेप्ट में यही समझा कि इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस ऐसे ही काम करती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑप्शन 3 ये कह रहा है डीएनए वायरस होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होकर अपने वायरल ऑन्कोजीन एक्सप्रेस करते हैं, जिसे सेल ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही। जैसे हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होस्ट में इंटीग्रेशन हो गए E6 और E7 प्रोटीन बनाता है, वो जो कैंसर कॉज करते हैं, ये भी ट्रू है। ऑप्शन 4 ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रेट्रोवायरसेस कैंसर सिर्फ डायरेक्ट म्यूटेशन करके फैलाते हैं और उन्हें इंटीग्रेशन या प्रोटोन को जीन्स के एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट बायोलॉजी का बेसिक रूल के खिलाफ है। बिना होस्ट डीएनए में इंटीग्रेस हुए रेट्रोवायरस अपनी साइकिल पूरी ही नहीं कर सकता, और प्रोटोइंकोजेंस का रोल तो सबसे मेन होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इस लॉजिक से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन 4।
और अब आते हैं द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस सवाल में एग्जामिनर ने वर्ड के साथ खेल कर ट्रैप बिछाया है। एग्जामिनर जानता है कि जब स्टूडेंट हॉल में प्रेशर में होते हैं तो उन्हें लंबा स्टेटमेंट पढ़ने में कंफ्यूजन होती है। सबसे बड़ा ट्रैप ऑप्शन 4 में यूज किया गया एब्सोल्यूट वर्ड ओनली और फ्रेजेस विदाउट द नीड फॉर द इंटीग्रेशन था। बायोलॉजी में जब भी कोई एक्सट्रीम वर्ड जैसे ओनली, ऑलवेज या नेवर आए तो आपके दिमाग में रेड लाइट जल जानी चाहिए। रेट्रोवायरस की पूरी लाइफ साइकिल इस ही जीनोम में इंटीग्रेशन पर टिकी है। अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखा है तो ये छोटे छोटे एब्सोल्यूट वर्ड आपको आराम से गलत ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले शानदार सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन इकोलॉजी और कन्वर्जेशन बायोलॉजी का एक बहुत ही कॉन्सेप्शनल और प्रैक्टिकल सवाल है। अगर आपका इकोलॉजी को देखने का नजरिया सिर्फ किताबी है तो ये क्वेश्चन आपसे गलती करवा सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आपने उसी सिग्नेचर फ्लो में इसको एकदम प्रैक्टिकली डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से लिया गया है, स्पेसिफिकली कन्वर्जेशन बायोलॉजी वाले सेक्शन से। अगर आप रिचर्ड की इसेंशियल ऑफ कन्वर्जेशन बायोलॉजी या ओडम जैसी स्टैंडर्ड्स बुक इकोलॉजी बुक्स पढ़ते हो तो उसमें पहले ही चैप्टर में गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर आधारित है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंजर्वेशन बायोलॉजी का एक कोर प्रिंसिपल नहीं माना जाता है? दिमाग में एक कोर कॉन्सेप्ट लाओ। कन्जर्वेशन का मतलब किसी जंगल या इकोसिस्टम को एक म्यूजियम की तरह फ्रीज कर देना नहीं होता। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि जंगल को वैसे ही रहने दो, उसमें कोई अलग ना लगे, कोई पेड़ ना गिरे। लेकिन मॉडर्न इकोलॉजी कहती है कि इकोसिस्टम डायनामिक्स बदलते रहने वाले होते हैं। नेचुरल डिस्टरबेंस जैसे कभी जंगल में नेचुरल आग लगना या बाढ़ आना और सक्सेशन के एक बाद एक नई स्पीसीज का आना इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन नेचुरल प्रोसेस को जबरदस्ती रोक दोगे तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा गोल प्रोसेसेस को चलने देने है, उसे रोकना नहीं है। कौन सा दिमाग में क्लियर बैठ गया होगा? तो अभी हम ऑप्शन एनालिसिस पे आते हैं। ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कंजर्वेशन का फोकस सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने पर होना चाहिए। ये बिल्कुल सच है। इसे हम इकोसिस्टम अप्रोच कहते हैं। अगर घर बचेगा तभी तो उसमें रहने वाले लोग बचेंगे, तो ये प्रिंसिपल है। ऑप्शन 2 ये कहता है कि अगर स्पीसीज या ट्रॉफिक इंटरेक्शन डिस्टर्ब होता है तो पूरे इकोसिस्टम में एक कास्केडिंग इफेक्ट आता है। जैसे एपेक्स प्रीडेटर को हटा दो तो हार्बिवर्स बढ़ जाएगा और जंगल खत्म हो जाएगा। ये भी एक सॉलिड प्रिंसिपल है। ऑप्शन 3 ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इकोसिस्टम को उसकी क्लाइमेक्स स्टेट में ही मेंटेन करना चाहिए और वहीं डिस्टरबेंस या सक्सेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। हमें अभी कोर कॉन्सेप्ट में समझा कि नेचुरल डिस्टरबेंस को रोकना कन्वर्जेशन नहीं है, बेवकूफी है। डिस्टरबेंस से ही नए निश बनते हैं। तो ये प्रिंसिपल गलत है और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 4 ये कहता है कि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। बिना ह्यूमंस को इंक्लूड किए आज के टाइम में कोई कंजर्वेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये भी ट्रू प्रिंसिपल है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नोट पूछा गया था तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन 3। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा, द एग्जामिनर ट्रैप। इस सवाल में एग्जामिनर ने क्लाइमेक्स स्टेट और डिस्टरबेंस वर्ड्स के नेगेटिव पॉजिटिव परसेप्शन का फायदा उठाया है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि क्लाइमेक्स का मतलब है बेस्ट, अल्टीमेट और सबसे स्टेबल स्टेट, और डिस्टरबेंस सुनते ही उन्हें लगता है कि ये तो कोई बुरी चीज है होगी। इसलिए उन्हें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही साउंड करता है। हाँ, हमें फॉरेस्ट को डिस्टरबेंस से बचाना चाहिए और क्लाइमेक्स में रखना चाहिए। लेकिन इकोलॉजी का सच ये है कि इंटरमीडिएट डिस्टरबेंस हाइपोथेसिस के मुताबिक थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस से ही सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आती है।
अगर आप आग को पूरी तरह रोक दोगे तो पुराने पेड़ नए बीजों को उगाने की जगह ही नहीं देंगे। एग्जामिनर चाहता था कि आप इस फिजियोलॉजिकल ट्रैप में फंसे, इसीलिए टर्म को उस उनके स्ट्रिक्ट इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक बहुत ही क्लासिकल और फेमस टॉपिक है। दरअसल यह इवोल्यूशन की दुनिया का सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक भी है। अगर आपके दिमाग में थियोरीज का बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं है तो ये फ्री के मार्क्स है। तो आइए इसको एकदम क्लियरली डिकोड करते हैं। बात करें क्वेश्चन ओरिजिन की तो ये सवाल सीधा यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से आता है, स्पेसिफिकली मैक्रो एवोल्यूशन और मॉडल ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस वाले सेक्शन है। अगर आप मार्क रिडली की इवोल्यूशन की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ चार्ल्स डार्विन के बीच के इस कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस पर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली उसी कोर डिफरेंस पर बेस्ड है। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ग्रेजुअलिज्म और पंचुएटेड इक्विलिब्रियम के बीच का सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा ऑप्शन है। दिमाग में दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अलग अलग विजुलाइज कीजिए। पहले आते हैं ग्रेजुअलिज्म पर, यानी डार्विन का मॉडल। ये कहता है कि इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो, स्टेडी और स्मूथ प्रोसेस है। स्पीसीज में छोटे छोटे चेंजेस मिलियंस ऑफ ईयर तक जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे नई स्पीसीज बन जाती है। इसमें कोई सडन जंप नहीं होता। अब बात करते हैं पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की। ये मॉडल कहता है कि इवोल्यूशन स्मूथ नहीं है। एक स्पीसीज बनने का बाद लाखों सालों तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, फिर अचानक से इन्वायरमेंट में कोई बड़ा चेंज आता है और बहुत सी छोटे से टाइम पीरियड में तेजी से नई स्पीसीज बन जाती है। यही यही लोग पॉज और फिर अचानक से फास्ट फॉरवर्ड होता है। हमें बस उस ऑप्शन को ढूंढना है जो इन दोनों डेफिनेशन को सही जगह पर प्लेस करता हो। चलिए कॉन्सेप्ट एनालिसिस के बाद अब ऑप्शन एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन वन, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रेजुलेशन में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टेसिस होते हैं और सडन म्यूटेशन होता है, जबकि पंचुअल इक्विलिब्रियम स्लो एंड कंटिन्यूस होता है। इसने दोनों की डेफिनेशन को आपस में उल्टा यानी स्वैप कर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू, ये कहता है कि दोनों मॉडल्स नेचुरल सिलेक्शन के रोल में डिनाई करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। दोनों की मॉडल्स नेचुरल सिलेक्शन को मानते हैं, बस उसका स्पीड और टाइमिंग पर झगड़ा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन थ्री, ये स्टेटमेंट कहता है कि ग्रेजुलेशन में स्टेडी अक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस होता है, जबकि पंचुअल इक्विलिब्रियम में लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी के बाद रैपिड बर्स्ट स्पीशिएशन आते हैं। ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट से 100% मैच करता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन फोर, ये कहता है कि इन दोनों मॉडल्स फॉसिल रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस को रिजेक्ट करते हैं। असल में पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की थ्योरी तो आई ही इसीलिए थी क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड्स की में बीच की मिसिंग लिंक नहीं मिलती है। तो दोनों मॉडल्स फॉसिल्स पर ही बेस्ड है, इसलिए ये भी गलत है। इस सॉलिड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर थ्री। और अब देखते हैं इस सवाल के द एग्जामिनर ट्रैप को। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ऑप्शन वन के रूप में एक बहुत ही क्लासिकल स्वैपिंग ट्रैप बिछाया है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट दोनों टर्म्स के कीवर्ड्स रट कर आते हैं। एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट ऑप्शन वन की पहली लाइन पढ़ते ही उनमें अपने कीवर्ड्स दिख जाते हैं और वो जल्दबाजी में चेक ही नहीं करता कि कौन सी डेफिनेशन किस टर्म्स के आगे लिखी है, वो बस टिक करके आगे बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ठहर कर पढ़ना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिक्टेड क्या है। कॉन्सेप्ट को उन्हें नाम के साथ जोड़कर याद रखो। धीरे धीरे और ऐसी छोटी छोटी सावधानी ही आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाकर ऑल इंडिया रैंक जैसे टॉप स्कोर पर ले आ जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शानदार सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एकदम कोर प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है। अगर आपने लैब में कभी पीसीआर लगाया है तो ये प्राइमर डिजाइन किया है तो ये आपके लिए फ्री के मार्क्स है। अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ी है
तो 5 डैश और 3 डैश की डायरेक्शन आपको पूरी तरह घुमा देगी। तो चलिए बिना किसी देर के इसको अपने स्टाइल में डिकोड करते हैं। बात करें क्वेश्चन ओरिजिन की, तो ये सवाल सीधा यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी से आता है, स्पेसिफिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला सेक्शन से। प्राइमर डिजाइनिंग बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बेसिक टूल है। अगर आप प्राइमोस या वॉटसन जैसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमर डिजाइन पर एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। ये सवाल उसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर पूछा गया है। क्वेश्चन करते हैं। आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन में हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया गया है जिसमें हम सेंस स्ट्रैंड या टॉप स्ट्रैंड मार्क मान सकते हैं, जो कि 5 डैश से 3 डैश तक है, जो ATGC से चालू होकर लास्ट में ATGG पर खत्म हो रहा है। हमें पीसीआर एम्पलीफाई करने के लिए एक सही प्राइमर कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ढूंढना है। अब दिमाग में प्राइमर डिजाइनिंग के सिर्फ दो गोल्डन रूल लॉक कर दो। फॉरवर्ड प्राइमर, पहला है फॉरवर्ड प्राइमर, यह हमेशा दूसरे स्ट्रैंड पर बाइंड करता है, इसीलिए इसका सीक्वेंस दिए गए टॉप स्ट्रैंड के 5 डैश एंड के बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होता है। और सेकंड बात, रिवर्स प्राइमर, यह इसी दिए गए टॉप स्ट्रैंड पर बाइंड करता है इसके 3 डैश एंड पर, इसीलिए इसका सीक्वेंस टॉप स्ट्रैंड के 3 डैश एंड का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड प्राइमर टॉप स्ट्रैंड के शुरू के 9 बेसिस देखो, वो है ATGCGATGA। तो हमारा फॉरवर्ड प्राइमर एग्जैक्टली यही होगा, ATGCGATGA। रिवर्स प्राइमर की बात करें तो टॉप स्ट्रैंड की आखिरी 9 बेसिस देखो, वो है ATGAGATGG। इसको कॉम्प्लीमेंट करो तो बनता है TACTCTACC। इसको रिवर्स लिखो तो बनता है CCATCTCAT। अब करते हैं हम ऑप्शन एनालिसिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ऑप्शन 1, इसमें फॉरवर्ड टाइमर दिया है जो कि दिए गए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट है। हमने अभी समझा कि फॉरवर्ड प्राइमर टॉप स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन 2, इसमें फॉरवर्ड प्राइमर तो सही है पर रिवर्स प्राइमर ये दिया गया है, ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट किए बिना उल्टा लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3, इसमें फॉरवर्ड प्राइमर दिया है, ये सीक्वेंस बिल्कुल ही गलत ओरिएंटेशन में बनाया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4, इसमें फॉरवर्ड प्राइमर ATGCGATGA है और रिवर्स प्राइमर CCATCTCAT है। ये हमारे निकले हुए सीक्वेंस से 100% मैच करता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं इस सवाल के सबसे खतरनाक द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का पूरा फोकस आपको डायरेक्शनली और कॉम्प्लीमेंट्री में फंसाना है। अक्सर स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में रिवर्स प्राइमर बनाते वक्त सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसे उल्टा लिखना भूल जाते हैं, या फिर जल्दबाजी में आखिरी बेसिस को डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट पढ़कर ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं। डीएनए सीक्वेंस कन्वर्जेशन के हिसाब से हमेशा 5 डेज से 3 डेज लिखे जाते हैं। सीएसआई नेट में एक टॉप रैंक जैसे ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए ऐसी सिली ओरिएंटेशन मिस्टेक अफोर्ड नहीं की जा सकती। जब भी ऐसा सवाल आए, रफ पेपर पर हमेशा दोनों स्ट्रैंड ड्रॉ करो, 5 डैश और 3 डैश मार्क करो और फिर फिजिकली टाइमर ड्रॉ करके उसके सीक्वेंस लिखो। यही सॉलिड अप्रोच आपके नेगेटिव मार्क्स बचाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का एकदम कोर और सीक्वेंशियल क्वेश्चन सवाल है। अगर आपने मिनरल एसिमिलेशन की को एक ही कहानी की तरह पढ़ा है तो ये आपसे सिर्फ 5 सेकेंड लगाएगा। तो चलिए अपने उसी फ्लो में पाथवे को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 6 सिस्टम फिजियोलॉजी प्लान से लिया गया है, स्पेसिफिकली एसिमिलेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन से। अगर आप तेज एंड जेगलर जैसी स्टैंडर्ड प्लांट फिजियोलॉजी का एसिमिलेशन वाला चैप्टर खोलोगे तो वहाँ नाइट्रोजन और सल्फर एसिमिलेशन के क्लियर फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन सल्फर पाथवे का उसी बेसिक सीक्वेंस पर आधारित है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट रूट सॉइल से जो
सल्फर लेती है, उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म से बायोकेमिकली अवेलेबल फॉर्म में आने तक सही ऑक्सीडेशन स्टेप कन्वर्जन ऑर्डर क्या है? दिमाग में सल्फर एसिमिलेशन का कोर कॉन्सेप्ट लाओ। प्लांट मिट्टी से सल्फर को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, जो सल्फेट है, लेकिन इसे अमीनो एसिड के अंदर डालने के लिए प्लांट को इसे रिड्यूस करना पड़ता है। ये रिडक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले एटीपी की मदद से सल्फेट एक्टिवेट होता है, फिर रिड्यूस होकर सल्फाइड बनता है, उसके बाद सल्फाइड और ज्यादा रिड्यूस होकर सल्फाइड यानी S-2 बन जाता है। आखिर में इस सल्फाइड को एक कार्बन स्केलेटन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे पहले सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर बनता है, और वो है अमीनो एसिड सिस्टीन। कोर पाथवे क्लियर हो गया है, तो अब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन 1 दिया है SO4-2 से SO3-2 से S-2 और सिस्टीन। ये हमारे कोर कॉन्सेप्ट वाले रिडक्शन पाथवे से 100% मैच करता है। सबसे ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस होकर सल्फाइड बनना और एंड में सिस्टीन बन जाना, ये तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सीक्वेंस तो उल्टा ही चल रहा है। प्लांट को सिस्टीन सल्फेट मिलता है, सल्फाइड नहीं, और वो यूज ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 3, पाथवे की शुरुआती हिस्सा सही है, पर एंड में ग्लूटामाइन दे दिया। ग्लूटामाइन नाइट्रोजन असिमिलेशन का प्राइमरी प्रोडक्ट है, सल्फर का नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4, इसमें सीक्वेंस भी उल्टा है और एंड प्रोडक्ट भी नाइट्रोजन पाथवे दे दिया है, तो ये पूरी तरह गलत है। इस सॉलिड लॉजिकल फ्लो के बाद हमारा सही आंसर निकल के आता है ऑप्शन 1। और अब आते हैं इस सवाल के सबसे स्मार्ट द एग्जामिनर ट्रैप पर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डायरेक्टली पाथवे मिक्सिंग का जाल बिछाया था। एग्जामिनर जानता है स्टूडेंट मिनरल पाथ न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का एसिमिलेशन पाथवे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन में अमोनिया को ग्लूटामाइन में बदला जाता है और सल्फर में सिस्टीन में बदला जाता है। एग्जाम प्रेशर में जल्दबाजी में स्टूडेंट अक्सर इन दोनों अमीनो एसिड को मिक्स कर देते हैं और ऑप्शन 3 टिक कर देते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त हमेशा पाथवे के एंड प्रोडक्ट को दिमाग में एकदम अलग अलग कंपार्टमेंट में लॉक करके रखो। यह छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको CSR नेट में नेगेटिव मार्किंग से बचाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये एनिमल फिजियोलॉजी की एक बहुत ही डायरेक्ट, फैक्चुअल और हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगर आपने न्यूरोफिजियोलॉजी या एंड्रोकाइनोलॉजी का बेसिक को ठीक से समझा है, तो ये आपसे गलत नहीं हो सकता। तो बिना किसी देर के दिमाग की बत्ती जलाते हैं और इसे अपने सिग्नेचर फ्लो में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ओरिजिन की। ये सवाल सीधा यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से लिया गया है, स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी वाले सेक्शन से। ग्यूटन एंड हॉल जैसी स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल बुक में न्यूरोबायोलॉजी वाला चैप्टर उठा लीजिए, वहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक के टॉपिक्स की पहली ही लाइन में इस स्ट्रक्चर का जिक्र होता है। अब आते हैं क्वेश्चन डिकोडिंग और कोर कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट है। हायर वर्टिब्रेट्स में सर्केडियम रिदम का कौन सा रेगुलेट करता है? दिमाग में कोर कॉन्सेप्ट लाओ। हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि सब कब सोना है और कब जागना? ये सब लाइट पर डिपेंड करता है। हमारी आंखों यानी रेटिना पर जब रोशनी पड़ती है, तब वहां से एक डायरेक्ट सिग्नल हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के एक छोटे से हिस्से में जाता है। इसे सुपर चेस्मेटिक न्यूक्लियस यानी SCN कहते हैं। SCN हमारी बॉडी का मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये लाइट सिग्नल को एनालाइज करके पीनल ग्लैंड को बताता है कि मेलाटोनिन बन बनाना है या रोकना है। इसी से हमारी स्लीप वेक साइकिल यानी सर्केडियन रिदम कंट्रोल होती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉक हो गया, तो अब हम ऑप्शन एनालिसिस पे आते हैं। ऑप्शन 1 है सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस। जैसा कि हमने अभी कोर कॉन्सेप्ट में समझा, हाइपोथैलेमस का ये न्यूक्लियस ही हमारी बॉडी का मास्टर पीस मेकर है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सर्केडियन रिदम सेट करता है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का सबसे बड़ा और आउटर हिस्सा है जो मेमोरी, थिंकिंग और लैंग्वेज और कॉन्शियसनेस का कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं करता, तो ये गलत है। ऑप्शन 3,
पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जरूर है, जो बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, लेकिन ये 24 आवर स्लीप साइकिल या सर्कैडियन रिदम का मास्टर पीस पेसमेकर नहीं है। CSN इसे ऊपर बैठा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4 थाइमस, ये एक लिम्फोइड ऑर्गन है जो हमें इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसका स्लीप वेक साइकिल से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत है। इस सॉलिड फैक्चुअल एनालिसिस के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है ऑप्शन 1। और आखिरी में देखते हैं इस क्वेश्चन का द एग्जामिनर ट्रैप। इस सवाल में एग्जामिनर ने एनाटॉमिक्स के कंफ्यूजन और मास्टर को वर्ड का ट्रैप बिछाया है। एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट दिमाग में पढ़ पढ़ कर जाते हैं कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड और पीनल ग्लैंड सेट द स्लीप साइकिल। जल्दबाजी में अगर ऑप्शन में पीनल नहीं दिखता तो स्टूडेंट दूसरे मास्टर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रेन मेन रेगुलेटरी सेंट्रल वही है, लेकिन असल खेल CSN का है, SCN का है, जो पीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। CSI नेट में ऐसी प्रिसाइज एनाटॉमिकल लोकेशन और उसके स्पेसिफिक फंक्शन को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। टर्मिनोलॉजिकली क्लियर रहेगी तो अब ऐसे क्वेश्चन में फुल मार्क्स पक्के हैं। तो फ्यूचर साइंटिस्ट इनके साथ हमारा पार्ट 5 यहाँ पर ब्रिलियंटली कंप्लीट होता है, और इसी धमाके के साथ हमने दिसंबर 2025 पेपर के पार्ट बी के सारे क्वेश्चन एकदम पोस्टमार्टम कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको सिर्फ ऑप्शन के आंसर नहीं मिले होंगे, बल्कि एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का और ट्रैप करने का बाईपास करने का असली तरीका भी समझ आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्ट बी तो हमने मिलकर फोड़ दिया, लेकिन CSI नेट में आपकी ऑल इंडिया रैंक जो सेक्शन डिसाइड करता है वो है पार्ट सी। इसलिए हमारी अगली वीडियो में हम सीधा अटैक करने जा रहे हैं दिसंबर 2025 के पार्ट सी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन थोड़े लंबे, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिकोडिंग स्ट्रेटजी वही सॉलिड रहे स्ट्रेटजी रहेगी। हम उन्हें भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप तोड़ के रख देंगे और उनके कोर कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। अगर आपको इस पार्ट बी की सीरीज में मजा आया है और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और लैब मेट के साथ सीरीज को शेयर करो और कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाकर बताओ कि पार्ट बी के किस सवाल में आपको सबसे ज्यादा नया सीखने को मिला। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट सी का मास्टर क्लास बहुत जल्द आने वाला है। कीप रिवाइजिंग, कीप ट्रस्टिंग योर हार्ड वर्क एंड लेट्स क्रैक दैट JRF। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।